तो मेरे प्यारे 2024 पैटर्न के बच्चों, M2 का पेपर अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर एमसीक्यू के आंसर्स बताओ, एमसीक्यू के आंसर्स बताओ। तो मैं आपको एमसीक्यू के आंसर्स तो बताऊंगा ही साथ पेपर ओवरऑल कैसा था, पैटर्न किस तरीके से आया और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। यार आप मुझे थैंक यू बाद में कहना, जितने सारे 2024 पैटर्न वाले बच्चों ने मेरा M2 का कोर्स लिया था भाई, सिर्फ 2 सम्स नोट्स से थोड़े से अलग थे, बाकी पूरा का पूरा पेपर जो था वो आपको नोट्स पीडीएफ में से दिखाई देगा। मैंने बोला था हम लोग इतनी मेहनत करते हैं इसीलिए यार, मैं कोई कहीं पे कहीं जॉब नहीं करता हूँ या फिर किसी कॉलेज में नहीं हूँ। मेरा काम बस यही है कि बच्चों को सटीक तरीके से कोर्स बना के अच्छे तरीके से डेटा दूं ताकि उनका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो। राइट, अभी फिलहाल इमीडिएट एमसीक्यू के सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो एज यूजुअल हमें पता था रिडक्शन के ऊपर आएगा, वो भी रेंज देखो 0 से लेके π/2 की थी। तो जब भी 0 से लेके π/2 वाली रेंज होती है तो आपको एक चीज तो पता है, आंसर कभी आपका 0 होता नहीं है। पावर देखो, डिग्री देखो, 4 है तो यहाँ पे सब जगह पे आंसर में पाई होना चाहिए था। उन्होंने पाई वाले चारों ऑप्शंस आपको दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? डिवीजन की साइन होती है, इसकी ट्रिक सिखाई थी दोस्तों मैंने। जो पावर में वो सबसे नीचे लिखो, उसका छोटा भाई ऊपर लिखो, 2 से डाउन करो और अगर इवन है तो π/2 यहाँ पे चिपकाओ। अगर कैलकुलेट करोगे तो ऊपर हमेशा छोटा नंबर आएगा, नीचे बड़ा नंबर, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इस हिसाब से ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 3π/16 आएगा। आंसर्स बहुत क्लोज दिए थे इस केस में। योर आंसर ऑप्शन शुड हैव बीन ऑप्शन 3। आई एम श्योर आपने ऑप्शन 3 लिखा होगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना आपको 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, जिस हिसाब से आप ये फाइनल आंसर चेक करोगे तब। अब द फर्स्ट लूप ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा। ये रोज कर्व का सम है। रोज कर्व में r इज इक्वल टू a sin थीटा अगर लिखा हुआ है तो पहला जो लूप होगा, 3 लूप रहेंगे, पहला जो लूप रहेगा उसके लिए बढ़िया सी ट्रिक बताई थी मैंने। ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, जब 3 थीटा होगा कि नहीं, तो आप क्या करो पता है, आपके पास आपका एक π/2 फिक्स रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो 90 डिग्री का होता है, तो बस आपको उसको 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको यहाँ पे सैंपल मिल जाता है। दैट इज नथिंग बट π/6। मेरे स्ट्रेटेजी सेशन में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये किस तरीके से π/6 आ सकता है। अब आप बोलोगे सर ये सेम अगर 2 थीटा होता तो क्या होता? भाई 2 थीटा अगर होता यहाँ पे, सिंपल मतलब सिंपल वे आउट मैं बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे आपका 2 थीटा होता तो आप सिंपली यहाँ पे π/2 × 2 करके यहाँ पे कितना लिखते हैं? π/4 लिखते हैं। सिंपल सी एनालॉजी, सिंपल एनालॉजी के हिसाब से ये चीजें वर्कआउट होती, तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया कैसे मैंने किया हुआ है, इसको किस तरीके से वर्कआउट किया हुआ है। नेक्स्ट सर ये समझ में आया π/6 हम लोगों का आंसर, मतलब आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4 होना चाहिए। नेक्स्ट, ना बैकलॉग का डर ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व PYQs, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square and y is equal to x। ये क्या होता है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है व्हेन इट कम्स टू एरिया। भाई मैं एक तो देख के भी इसका आंसर बनता है, नहीं तो मैं आपको क्लियरली ये बता सकता हूँ। देखो आपके ऑप्शंस आप देखो, ध्यान दो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। y is equal to x square और y is equal to क्या लिखा है? x। इसका मतलब है x स्क्वायर से लेके x, ये y का रेंज है। x का रेंज, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होने वाले सिर्फ दुनिया में 2 ही नंबर है। एक 0, बिकॉज ये 0 डाला तो ये 0, ये 0 डाला तो ये 0, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। सो रेंज आपकी x की जाती है 0 से लेके 1, रेंज आपकी y की जाती है x स्क्वायर से लेके x। तो विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करोगे तो एरिया तो आपका dx dy होता है, तो dy का इंटीग्रेशन आएगा y। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे डाला, इंटीग्रेट कर आप सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x बचा, x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2 और x² का इंटीग्रेशन आएगा x³/3 और साथ में चिपक जाएगा 0 से लेके 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट करके वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो द आंसर दैट यू गेट इज 1/6। बहुत प्यारा सा आंसर था, बहुत अच्छी। इसके लिए मतलब सॉल्विंग के लिए भी हम लोगों को इमीडिएट आ सकता था अगर हम लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया होता। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्या होता है? q होता है। तो यहाँ पे आपको जब भी कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है तो फॉर्मूला इज सेट, फॉर्मूला इज e रेस्ट टू इंटीग्रल pdx लिखा हुआ है। हैविंग सेड दिस, e रेस्ट टू इंटीग्रल pdx वाला जब भी आप फॉर्मूला देखोगे, एक चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, वो ये है कि भाई यहाँ पे p की वैल्यू जो है कंपेयर करने के बाद आती है -1/x। अब माइनस इन बाहर आई तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, माइनस ऊपर चला जाएगा, e और log खत्म हो जाएंगे, x रेस्ट टू -1 शुड हैव बीन योर आंसर। आंसर ऑप्शन में x रेस्ट टू -1 नहीं है, लेकिन 1/x जरूर है, तो योर आंसर फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर शुड हैव बीन 1/x। मतलब आंसर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन 2 आना चाहिए। बहुत क्लोज है यार यहाँ पे जितने सारे आंसर ऑप्शंस दिए थे। कहता था अच्छी पढ़ाई करो,
इलेक्ट्रिकल सर्किट का एमसीक्यू आया दोस्तों। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्सिमम करंट वाले बहुत सम्स है, 60% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, 80% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छे से प्रैक्टिस करा के भी लिए बच्चों की थी, मैंने बोला भी था उनको। तो हमेशा मैंने ये भी बोला था एमएक्स का हमेशा वैल्यू जो आता है E/R, मतलब थियोरटिकल कॉन्सेप्ट किस तरीके से उन लोगों ने एमसीक्यू में इम्बाइब करी, आपको समझ में आया क्या? देखो तो योर आंसर ऑप्शन शुड हैव बीन डायरेक्टली ऑप्शन 1 आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी of the family of the curve that intersect each curve of the family at angle। अब मुझे बताओ, नाम में ही पता चलता है ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आता है 90 डिग्री। इट हैज टू बी ऑप्शन 3। आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आया होगा बच्चों, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हुआ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट आने दो, बात करेंगे अपन इसके ऊपर। और रहा सवाल सर ओवरऑल पेपर कैसा था, तो आपको बताता हूँ कि ओवरऑल अगर पेपर देखोगे तो मैंने ना, मेरा एक वीडियो था जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी में बताया था कि भाई टेंटेटिव क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, तो मैं बताऊँ सब सही था। बस एक यूनिट जो है, यानी कि जो लास्ट यूनिट है, वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सर्किट को, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का ओरिंग का अब तक का ट्रेंड चल रहा था वो तोड़ के इन लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन को, नीचे रेक्टिलिनियर मोशन भी पूछा। इसका मतलब है पेपर थोड़ा सा वहां पे लास्ट में आपको थोड़ा सा टफ गया होगा। हाँ बाकी तो मैं डंके की चोट पे आपको बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला था उसी तरीके से ये टेंटेटिव पैटर्न आया था एग्जाम में। होपफुली आपको कुछ मदद साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।